क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले ही जो किन्नर हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको थर्ड जेंडर का एक दर्जा दिया था। बाकायदा एक बड़ी जीत थी किन्नरों के लिए। इसी किन्नर से जुड़ी हुई एक क्राइम दिल्ली में, और ये बड़ी सनसनीखेज कहानी है। एक कत्ल है, एक करोड़पति किन्नर का कत्ल, और उस कत्ल के लिए पहले सुपारी जब दिया गया तो मांगा उसने 1 करोड़ रुपए। सोचिए, अब कत्ल के लिए किन्नर के 1 करोड़ की मांग हुई, लेकिन फिर मांडवाली हुई, बातचीत हुई, सौदा हुआ और 55 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। ये कहानी क्या है, ये किन्नर करोड़पति कौन थी, इसे क्यों मारा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले किन्नर की जिंदगी को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि इस कहानी को समझने में आपको आसानी होगी। हमारे देश में इस वक्त करीब कहते हैं 5 से 6 लाख किन्नर हैं, तो इनकी कुल आबादी करीब 5 से 6 लाख के बीच में है। और इन 5-6 लाख में सबसे ज्यादा जो है, पहले नंबर पे यूपी में है, दूसरे नंबर पे बंगाल में है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बाकी जगहों पर है। लेकिन कुल मिलाकर इनकी आबादी 5-6 लाख है। और 2016-17 में शायद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया। उसके बाद इनकी जनसंख्या, इनकी गिनती और इनको बहुत सारी फैसिलिटी देने की भी बात आई, और ये हुआ कि इन लोगों को भी कुछ इनका हक मिलना चाहिए, तो उसको लेके बड़ी खुशी की भी बात हुई। लेकिन किन्नर की अपनी जिंदगी शुरू से ही रहस्यमय रही है। एक तो ये कि 5-6 लाख किन्नर हैं, तो इनकी आबादी बढ़ती कैसे है, ये एक बड़ा राज था, क्योंकि किन्नर तो बच्चे पैदा कर नहीं सकते, तो फिर ये इनकी आबादी क्यों बढ़ती जा रही है, 50,000 से 75,000, फिर 1 लाख, फिर करीब 5 से 6 लाख। तो स्टडी हुआ तो पता चला कि इसके पीछे 2-3 चीजें हैं। एक, किन्नर बहुत सारे गलत तरीके से भी अपनी आबादी बढ़ाते हैं। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा शख्स जिसके अंदर थोड़ी सी हरकत, उसका हाव भाव, चेहरा औरतों से मिलता हो, ऐसे बच्चों को वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, फिर धोखे से अपने गैंग में मिला लेते हैं, और उसके बाद वो उसे जबरन या धोखे से किन्नर बना लेते हैं। एक तो ये है जो कि कानूनन जुर्म है। एक, इसी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ कमजोरियां हैं, या जिनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं उनका और उन्हें किन्नर बुलाते हैं, उनके अंदर औरतों वाले हाव भाव है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद किन्नर बिरादरी के पास जाते हैं, लेकिन जो उनकी पूरी सामाजिक जिंदगी है उसमें वो हमेशा सिर्फ खुश और खुशी अपने आप को दिखाई देते हैं, और खुशी के मौके पर ही ये सिर्फ आपको नजर आएंगे। चाहे वो किसी के घर में शादी हो, किसी के घर में बच्चा हुआ हो, किसी ने नई गाड़ी ली हो, तो ऐसे मौके पे जो खुशी का मौका आता है उसमें जाकर ये सारी चीजें लेते हैं और बधाई देते हैं। गम के मौके पे कभी ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, ना आपके पास आएंगे। अब एक नया ट्रेंड भी चल गया है कि रेड लाइट पे, लाल बत्ती पे, सड़कों पे, चौराहों पे ये लोग, गाड़ियां जब रुकती हैं उनसे पैसे मांगते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब है। और ये जो वसूली और पैसा है ये लाखों करोड़ों में है, और यही वजह है कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में बाकायदा किन्नरों की अपनी एक टोली होती है, और हर शहर का एक किन्नरों का गुरु होता है, हर इलाके का एक गुरु होता है। जैसे पुलिसिंग में होती है कि पहले थाना, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पुलिस हेडक्वार्टर, वैसे किन्नरों का है कि नई दिल्ली है तो उसका एक गुरु होगा, पुरानी दिल्ली उसका एक गुरु होगा, पूरी दिल्ली का एक गुरु होगा, इसी तरह अलग अलग शहरों में। और जो गुरु है उसकी बात सभी को मानना पड़ता है, ये इनके अंदर एक खास बात है, कोई उसके खिलाफ नहीं जाएगा। तो हर इलाके में होती है, कोई बच्चा होता है, कोई गाड़ी खरीदी जाती है, कोई और खुशी का मौका होता है, तो बस ये लोग जाएंगे, इनके अंदर बहुत लकीर साफ खींची रहती है, तो उसी हिसाब से बंटवारा होता है, और ये करोड़ों का मामला होता है। और जब जब इस लकीर को तोड़ने की कोशिश होती है तो किन्नरों के अंदर भी जुर्म होता है। आज की कहानी वही है, लेकिन उस कहानी पे आऊं सिर्फ 2 चीजें और। तो हर शहर का अपना गुरु होता है, हर इलाके का अपना गुरु होता है, इलाके का गुरु शहर के गुरु को रिपोर्ट करता है, हर इलाका बटा हुआ होता है, वहां ये अपने वसूली करते हैं, पैसे मांगते हैं, और ये लाखों करोड़ों रुपए में होता है। किन्नरों का जैसे मैंने बताया कि कभी ये दुख, तकलीफ, मातम, आंसू, आहें, इनमें इसको कोई देखता नहीं है, हमेशा खुशी के मौके पे देखता है। और यही हाल इनके साथ जब किसी किन्नर की मौत की होती है तो भी होता है। किसी की मौत पर भी ये दुखी नहीं होते, मातम नहीं मनाते, बल्कि खुश होते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि चलो कम से कम इसे अब निजात मिला, और दुआ मांगते हैं कि ऊपर वाला अगले जन्म में इसे किन्नर ना बनाए।
चाहे तो मर्द बनाए या औरत बनाए, लेकिन किन्नर ना बनाए। और कहते हैं कि हर मौत के बाद किन्नरों की बिरादरी में बाकायदा उसे चप्पलों से पीटा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी किन्नर की जब मौत होती है तो उसे रात के अंधेरे में ही उसका जनाजा निकलता है, अर्थी निकलती है, और ये कोशिश होती है कि उसकी अर्थी या उसके जनाजे के ऊपर किसी की नजर ना पड़े, बाहरी दुनिया के लोगों की। और इसको बड़ा ख्याल रखा जाता है, इसलिए कि इनकी मान्यता है कि अगर उनके अर्थी या जनाजे को किसी ने देख लिया, उनके अंतिम संस्कार या उनके दफनाने को किसी ने देख लिया, तो फिर अगले जन्म में भी ये किन्नर ही पैदा होगा। और अगर वो मर गया और मरने के बाद बेहद खामोशी से बिना किसी की नजर पड़े हुए उसे दफना दिया गया, तो बहुत मुमकिन है कि वो अगले जन्म में दोबारा किन्नर पैदा नहीं होगा। किन्नर चाहे किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, परंपरा इनके यहाँ इन्हें दफनाने की है, और वो भी बेहद खामोशी से, ताकि कोई देख ना पाए। तो जितनी इनकी जिंदगी रहस्यमयी उतनी इनकी मौत भी रहस्यमयी है। और उसकी एक वजह ये भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर किसी ने किन्नर की अर्थी या मैयत या जनाजा देख लिया तो बड़ा उसके लिए शगुन होता है, अच्छा होता है। जैसे किन्नरों के बारे में ये भी है कि अगर वो दिल से दुआ दे दें तो सामने वाले को दुआ लग जाती है, और इसीलिए किन्नरों की दुआ, किन्नरों के आशीर्वाद लेने के लिए लोग बहुत जाते हैं। और यही वजह है कि किन्नरों को कभी कोई अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाता, या जब वो मांगने आती हैं तो उनको मायूस नहीं करते, बल्कि कुछ ना कुछ देते हैं। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि किन्नर के दिए हुए 1 रुपए का सिक्का पर्स में रखते हैं, उससे ये कि उनके यहाँ पैसे ज्यादा आएंगे। तो ये सारी अलग अलग मान्यता है, लेकिन एक चीज है कि किन्नरों की दुआओं की बड़ी अहमियत है, और ये मानते हैं लोग कि अगर उन्होंने दिल से दुआ दी तो वो दुआ कबूल होती है। और उसकी वजह ये है, और बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ये भी लोग कहते हैं, इसलिए कि उनकी पूरी जिंदगी एक बद्दुआ की तरह वो लोग अपने आप को लेते हैं कि ऊपर वाले ने किन्नर बनाया, और जो जिंदगी भर खुद ही गम में है, अफसोस में है, दुख में है। तो ऐसे लोगों को की बद्दुआ लेना बड़ा खतरनाक होता है, ये लोगों की मान्यता है। तो इसीलिए उनकी दुआएं लोग लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इनकी दुआएं बड़ी सच्ची होती हैं और इनको वरदान है, इनकी दुआएं कबूल होती हैं जल्दी। तो ये सारी कहानी किन्नरों की जिंदगी से जुड़ी हुई। अब जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इलाका बटा होता है, किस तरह से गुरु होते हैं इनके, उसी की ये कहानी है जो एक क्राइम को जन्म देती है। ये कहानी दिल्ली की है, सितंबर के महीने की है। दिल्ली के एक हिस्से की एक गुरु, बल्कि वो दिल्ली की गुरु, जिसका नाम है अनीता जोशी। अनीता जोशी ने एक अपनी, बहुत सारे लोगों का उनका गैंग है जो साथ में रहती है, उसी अनीता जोशी ने एक और किन्नर को गोद ले लिया, जिसका नाम था एकता जोशी को गोद लिया। अब दिल्ली में जो भी वसूली होती, वो सारे पैसे का हिसाब किताब अब अनीता की बेटी एकता करती, क्योंकि उसने उसको गोद लिया था। और धीरे धीरे ये हो गया कि अनीता की जगह अब दिल्ली की इस कुर्सी पर किन्नरों की गुरु के तौर पर एकता ही अगली गुरु होगी। कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी, कुछ लोगों को बुरी लगी। धीरे धीरे ये सब कुछ चलता रहा। इस दौरान में कुछ इलाके में बंटवारे को, चूंकि मैंने बताया किन्नरों में बड़ी सख्ती से होता है कि इलाका बटा हुआ है, तो दूसरे इलाके में जाकर वसूली की बातें और शिकायतें आई। उसको लेके फिर आपस में किन्नरों में झगड़ा भी हुआ, मीटिंग भी हुई, और ये बात भी कई लोगों को हजम नहीं हुई, तो थोड़ी बहुत दुश्मनी बढ़ती गई। 5 सितंबर 2020 की रात करीब 8:30 बजे एकता और अनीता, माँ और बेटी, दोनों शॉपिंग करके घर लौट रहे थे अपनी कार में। लग्जरी कार है इनके पास, और जिस घर में ये रहते हैं, जीटीबी इनक्लेव दिल्ली का एरिया है, वो करीब, उसकी कीमत है उस घर की, उस कोठी की 10 करोड़ रुपए। कहते हैं डीडी के करीब 8 या 10 फ्लैट्स हुआ करते थे, और इन 8-10 फ्लैट को तोड़कर एक आलीशान कोठी बनाई, करोड़ों रुपए थे। तो 5 सितंबर की रात 8:30 बजे जब ये घर के नीचे गाड़ी से उतरी, तभी अचानक एक स्कूटी पे 2 लड़के आते हैं, और ये लोग गाड़ी से उतरकर अपनी कोठी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनमें स्कूटी में बैठा हुआ पीछे जो शख्स था वो रिवॉल्वर निकालता है, और एकता का निशाना लेकर एक के बाद एक 4 गोली मारता है। अनीता को कोई भी गोली नहीं मारता। 4 गोली खाने से एकता वहीं पे गिर जाती है। गोली की आवाज सुनकर तब तक लोग आते हैं, लेकिन इससे पहले ये वो स्कूटी पर सवार दोनों कातिल वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एकता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं। अब मामला पुलिस को जाता है, पुलिस मामले की तफ्तीश करती है, कुछ समझ में नहीं आता, सारी चीजें देखती है। दिल्ली के किन्नरों की एक होने वाली गुरु और उसका कत्ल उसके घर के ठीक सामने।
किन्नर बिरादरी को ये बात पता चलती है, उनके अंदर भी गुस्सा, पुलिस को लेकर भी। पुलिस धीरे धीरे जांच करती है, कातिल का सुराग नहीं मिलता है, फिर पुलिस धीरे धीरे सारे सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और सब कुछ निकालती रहती है। लेकिन आपसी झगड़ा, इन सब एंगल से भी पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी दौरान में कुछ कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पुलिस के सामने एक शख्स का नाम आता है, मंजूर, और पता चलता है कि ये एक दूसरी जो किन्नरों की बिरादरी लॉबी है, दूसरे गुट की, उसके साथ बड़ा इसका उठना बैठना, मिलना जुलना है। लेकिन ये खुद किन्नर नहीं है, ये ठीक ठाक है, इंसान है। और कुछ मुखबिरों से खबर मिलती है कि इस कत्ल में कहीं ना कहीं उसका हाथ है। अब पुलिस उस मंजूर के फोन को ट्रैप करना शुरू करती है, उसके कॉल डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि कत्ल से 2-4 दिन पहले तक वो कुछ नंबरों पे लगातार बात कर रहा था, और जब उन नंबरों को खंगाला गया तो पता चला कि ये नंबर दिल्ली के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का नंबर है, और ये लगातार उससे बात कर रहा है। अब मंजूर के इस कॉल डिटेल से इस सीरियल किलर के, मतलब सुपारी किलर के संपर्क में है लगातार, पुलिस के कान खड़े होते हैं। इसी के बाद पुलिस मंजूर को उठाती है, और मंजूर से उठाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो मंजूर बताता है कि दरअसल जो कत्ल हुआ वो दिल्ली के 1 लाख का इनामी बदमाश और सुपारी किलर गगन पंडित ने कराया। इसके बाद पूरी कहानी वो बताता है। इसमें हुआ ये कि दिल्ली की गुरु बनने जा रही थी एकता, इस बात से बाकी किन्नर बिरादरी दूसरे इलाके की नाराज, क्योंकि बहुत सारे गुरु के दावेदार थे। फिर उनकी वसूली और कमाई बहुत ज्यादा थी, जो 10 करोड़ के कोठी में रह रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इन चीजों से चिढ़कर कुछ किन्नरों ने तय किया कि अगर एकता को रास्ते से हटा दिया जाए तो दिल्ली के गुरु की गद्दी पर बैठना आसान हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। और इसी के बाद प्लानिंग हुई। मंजूर जो किन्नरों के बीच में अक्सर आया जाया करता था, उनसे हमदर्दी रखता था, उनके साथ दोस्ती थी। उसी मंजूर का फायदा उठाकर, क्योंकि मंजूर एक जिस जिम में जाया करता था वहां गगन पंडित भी आया करता था, और वहीं उससे दोस्ती हो गई थी। और दोस्ती के दौरान पता चला कि एक सुपारी किलर है, पैसे लेके कत्ल करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तो कुछ किन्नरों ने मंजूर से संपर्क किया और एकता की सुपारी की बात की। मंजूर ने गगन पंडित से बात की। गगन पंडित ने जब सारी कहानी सुनी और इन लोगों की किन्नरों की कमाई के बारे में जब पता चला, तो उसने सीधे 1 करोड़ रुपए की मांग की। उसने कहा कि वो कत्ल तो करेगा, इसमें रिस्क बहुत है, लेकिन 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए की ज्यादा रकम थी, कई बार मीटिंग हुई फिर किन्नर बिरादरी के बीच में, उसके बाद मोलतोल हुआ और आखिरकार 55 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। गगन पंडित को 55 लाख रुपए दिए गए। गगन पंडित ने अपने शूटर भेजे और 5 सितंबर को, क्योंकि उससे पहले इन्होंने फिर जब सुपारी ली तो पूरी रेकी की कि अनीता और एकता ये लोग कब कितने बजे कहाँ जाते हैं, कब पहुंचते हैं। स्कूटी पर सवार 2 कातिल पहुंचते हैं और वो गोली मारते हैं और गोली मारकर वहां से भाग जाते हैं। अब वो तो गिरफ्तार हो गया था, लेकिन गगन पंडित फरार था। इसके बाद पता चला कि गगन पंडित एक दिन दिल्ली में पहुंचने वाला, एक मेट्रो स्टेशन के नीचे कहीं मिलने वाला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां पहुंचती है और उसे दबोच लेती है। इसके बाद वो अपने जुर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसके बाद पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ती है और जो आखिरी नतीजा सामने आता है वो यही है कि किस तरीके से एकता और अनीता, इन माँ बेटी के बीच में जो गद्दी को लेकर बातचीत हुई और एकता अगली गुरु होने वाली थी, और जिस तरीके से इनकी कमाई थी उस पर बाकी किन्नरों की गुटों की नजर थी, और वो लोग नहीं चाहते थे कि एकता गुरु बने, और इसीलिए आपस में पैसे जोड़कर उन्होंने एकता के नाम की सुपारी निकाली 55 लाख रुपए में, और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को उसकी सुपारी दी थी। तो कातिल पकड़ा गया, सुपारी किलर भी पकड़ा गया, जिसने कत्ल किया वो भी पकड़ा गया, और इस तरीके से पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया। तो मैंने इसीलिए आपको शुरू में कहा था कि किन्नरों की जिंदगी के बारे में समझेंगे तो इस कहानी को समझना ज्यादा बेहतर और आसान होगा कि इस पूरे कत्ल के पीछे किन्नरों के गैंग की जो होगा वसूली है, वसूली भी शब्द नहीं, जो मतलब जिस तरीके से वो जाते हैं घर घर और मांगते हैं, और वो जो कलेक्शन है वो काफी मोटी रकम है। और वो सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, बल्कि देश के जिस शहर में किन्नर की तादाद है वो रहते हैं वहां पे इसी तरीके से। और वहां पे आमतौर पे ये पीसफुल तभी रहते हैं सब मामला
जब तक कि आप अपने अपने इलाके में काम कर रहे हो, अगर आपने इलाके के हद को पार की तो किन्नरों की बिरादरी में भी बहुत सारे क्राइम होते हैं, और उसी एक क्राइम की वजह से जिसकी भेंट चढ़ी एकता, जिसका कत्ल हो गया।